आज की क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के तहत ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है उसको व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी? यानी ये जो चार ऑप्शन है इसमें से किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई? चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है नई औद्योगिक नीति 1991, औद्योगिक नीति स्टेटमेंट 1977, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नियम 1966। तो इसमें से किस में से भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नई औद्योगिक नीति 1991। अब देखो ये क्या थी नई औद्योगिक नीति? 1991 की नई औद्योगिक नीति के बाद भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसमें अनेक पब्लिक कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसका उद्देश्य देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना था। यानी देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए सरकार ने 1991 के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति की शुरुआत की, जिसके तहत उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1956 औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? यानी 1956 की जो औद्योगिक नीति थी इसकी घोषणा किसने की थी? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किसने 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की थी? तो इसमें सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन बी सही है। 1956 की भारत की औद्योगिक नीतियों की घोषणा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु है। यानी भारत सबसे अधिक कौन सी वस्तु को थोक आयात के रूप में आयात करता है या खरीदता है? चार ऑप्शन है, पेट्रोलियम, सोना, खाद्य पदार्थ, सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सी वस्तु सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत में थोक आयात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की, जिसने नाबार्ड की स्थापना का परामर्श दिया था? वह कौन था जिसने इस समिति की अध्यक्षता की थी? किस लिए समिति का गठन किस लिए हुआ था? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए, और जिसने बाद में नाबार्ड की स्थापना का परामर्श दिया था, वो कौन था? चार ऑप्शन है, श्रीनिवासन, आर एच खान, अमिताभ घोष और एस श्रीनिवासन। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन। श्रीनिवासन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड एक तरह से ग्रामीण स्तर पर बैंक थी जो किसानों और जो कृषक समुदाय है उसको ऋण उपलब्ध कराने का काम ये बैंक करती थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी भारत के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये कब किया गया था? 1965, 1967, 1969, 1973। तो इसमें सही ऑप्शन है 1969। 1969 के अंतर्गत भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये जो महत्वपूर्ण जो काम किया गया था ये श्रीमती तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये काम किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया? 19 जुलाई 1969 में देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे वर्ग विशेष बैंकिंग से जन बैंकिंग में जाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी? पहली,
दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खाद्य और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत हुई। यह है लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में उद्योग तथा खाद्य के विकास को प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है, पाउंड स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपये का संघ है वो किस वर्ष से टूट गया था? 1988, 1990, 1992, 1994। इनमें से कौन से सन के अंतर्गत पाउंड स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपये का संघ है वो टूट गया था? तो इसमें सही ऑप्शन है 1990। पाउंड स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपये का संघ है वो 1990 में टूट गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मेथेन की स्रोत है? यानी इनमें से कौन सी फसल है जो कि मेथेन की स्रोत है? जौ, धान, बाजरा, मक्का। तो इनमें से सही ऑप्शन है धान। धान की फसल को मेथेन का स्रोत बताया गया है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा, गैर टैरिफ बाधाएं, कार्य व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ट्रिप्स समझौता है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक संपदा से। समझौता बौद्धिक संपदा से संबंधित है। यह है 1 जनवरी 1995 से प्रभावित हुआ। वर्तमान में इसके 162 सदस्य। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन सी सरकारों की जिम्मेदारी है? यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यह किस सरकार की जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 और 2 दोनों। कहने का मतलब है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की या फिर दोनों की है? तो इसमें ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों की। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित जिम्मेदारियां क्या हैं? अनाज की खरीद, भंडारण, परिवहन। राज्य सरकारों को खाद्यान्न के थोक आवंटन करना। अब देखो, सार्वजनिक वितरण यानी जो समाज के जो गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं उनको जो सरकार जो वस्तु उपलब्ध कराती है वो जिम्मेदारी किसकी है? अब देखो, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो है अनाज। तो केंद्र सरकार की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। यानी केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अनाज की खरीद करना, भंडारण करना और परिवहन, मतलब उसको गोदामों तक पहुंचाना। दूसरा, राज्य सरकार को खाद्यान्न के थोक आवंटन करना। यानी केंद्र सरकार क्या करती है? अनाज है उसकी खरीद करती है और उसको भंडारण में सुरक्षित रखती है। उसके बाद में वो जो अनाज है वो राज्य सरकारों को थोक के रूप में उसका आवंटन करती है। ये तो काम है केंद्र सरकार का। उसके बाद में राज्य सरकार की जिम्मेदारी चालू है, वे निम्नानुसार है। क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य के दुकानों के कामकाज की निगरानी करना। ये काम है राज्य सरकार का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार क्या करती है? अनाज की खरीद करती है, उसको भंडार तक पहुंचाती है और परिवहन के द्वारा राज्य सरकारों को उसका थोक उसका आवंटन करती है। थोक का मतलब कि बड़ी मात्रा में वो अनाज है वो राज्य सरकार को उपलब्ध करवाती है। फिर राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है उनकी पहचान करना कि जो बीपीएल में परिवार है कौन कौन से हैं, उनको फिर राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकान स्थापित करना और उनको अनाज है वो न्यूनतम दर पर या निःशुल्क उपलब्ध करवाना। ये है राज्य सरकार का काम। तो ये था आज की क्लास में हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में बताया गया ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।